गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम गायत्री के इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो काव्य की ऐतिहासिक प्रामाणिकता। हम इसमें विभिन्न तर्क दे करके, तथ्य जुटा करके कोशिश करेंगे कि पृथ्वीराज रासो हैं कितना प्रमाणिक हैं, कितना अप्रमाणिक हैं, और फिर इसमें उस समय जब आबू का शासक कौन था, गुजरात का शासक कौन था, फिर मोहम्मद गोरी को कैसे मारा गया, मोहम्मद गोरी किसके हाथों मारा गया, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज की बहन प्रथा का विवाह किसके साथ में हुआ और उसका काल क्या था, फिर पृथ्वीराज की माता का नाम क्या है, कुछ शिलालेखों के उदाहरण भी हम देंगे। फिर रचनाकार और रचनाकाल के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। फिर पृथ्वीराज रासो हैं जो कितने मूल पाठ में था। इसके बाद में हम इस तथ्य पर आएंगे कि हमारी नई खोज जो हैं, नया अनुसंधान जो हैं, वह पृथ्वीराज रासो के बारे में क्या कहता है, वो प्रमाणिक सिद्ध करता है या फिर अप्रमाणिक सिद्ध करता है। इन समस्त बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और हम कोशिश करेंगे पृथ्वीराज रासो को एक प्रमाणिक और ऐतिहासिक ग्रंथ सिद्ध करने की। देखते हैं कि यह पृथ्वीराज रासो किस प्रकार से एक ऐतिहासिक प्रमाणिकता को सही और तथ्यात्मक रूप से सिद्ध करता है। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक विख्यात काव्य हैं। कैसा है? आदिकाल का सबसे श्रेष्ठ और विख्यात काव्य हैं। यह काव्य जितना विख्यात हैं उतना ही विवादग्रस्त भी हैं। क्या हैं? जिस प्रकार से इस काव्य की ख्याति है, उसी प्रकार से इस काव्य के बीच में कई विवाद भी जुड़े हुए हैं, विवादों से घिरा हुआ काव्य हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता जांचने के लिए विद्वानों ने उसे इतिहास की कसौटी पर कसने की कोशिश की है और उन्होंने इस कोशिश में निराशा ही पाई है। यानी उनको इस विषय में सफलता नहीं मिली, उनको निराशा ही हाथ लगी। सबसे पहले हम इसकी प्रामाणिकता को सिद्ध कर देंगे, तब हम लेंगे ऐतिहासिकता को। ऐतिहासिकता के अंतर्गत हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो के विषय में जो जनश्रुतियाँ हैं, अनुश्रुतियाँ जो प्रचलित हैं, उनमें से हम क्रमबद्ध रूप से यहाँ विवेचना करेंगे। 1876 में डॉक्टर बुलर को कश्मीर में एक पृथ्वीराज विजय नामक काव्य की एक खंडित प्रति मिली थी। क्या है? पृथ्वीराज विजय नाम की एक काव्य प्रति मिली, वह भी खंडित यानी अधूरी प्रति हैं। इसमें पृथ्वीराज की जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हैं एवं कुछ तिथियां जो इतिहास विरुद्ध मिली हैं। इतिहास कुछ और कह रहा है और उस ग्रंथ में यानी पृथ्वीराज विजय में वह तिथियां कुछ और हैं। रासो को अप्रमाणिक मानने को तर्क इस प्रकार से
हम एक एक करके गिनाएंगे। सबसे पहला तर्क है पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू के शासक जेत और सलक थे। ये किसमें वर्णन है? पृथ्वीराज रासो में है कि आबू के शासक जेत और सलक थे, किंतु पृथ्वीराज रासो के अलावा इनका कहीं भी उल्लेख नहीं है। इतिहास सम्मत तथ्य यह है कि उस समय आबू पर धारावर्ष परमार का शासन था। कब? जब पृथ्वीराज के समकालीन आबू का शासक कौन था? धारावर्ष परमार। और पृथ्वीराज रासो क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज के समकालीन आबू का शासक जेत और सलक थे। तो एक तो तथ्य यह गलत हो गया। इतिहास सम्मत तथ्य यह है कि उस समय आबू का शासक धारावर्ष परमार था। दूसरा तथ्य क्या है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार गुजरात के राजा भीमसेन को पृथ्वीराज ने मारा था। क्या है? रासो ग्रंथ क्या कहते हैं कि गुजरात के शासक भीमसेन को पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मार लिया था। लेकिन शिलालेखों के अनुसार ऐसे भी शिलालेख मिले हैं जिनमें यह उत्कीर्ण किया गया है कि वह पृथ्वीराज के बाद भी जीवित था। कौन? भीमसेन। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद भी वह जिंदा था। तो ये दो तथ्य हो गए इतिहास विरुद्ध। तीसरा तथ्य क्या है? पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण से मारा था। क्या कहा है? शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज ने मारा था। इसका एक श्लोक भी है, 4 बांस 24 गज ताऊ पर सुल्तान मत चूके चौहान। तो इस प्रकार से। और फिर ऐतिहासिक तथ्य यह है, इतिहास क्या कहता है कि मोहम्मद गोरी 1203 में 1203 ईस्वी में गकरों के हाथों मारा गया था। इतिहास सम्मत जो तथ्य हैं कुछ और कह रहे हैं, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ कुछ और कह रहा है। तब ये तीसरा तथ्य है जो इतिहास और पृथ्वीराज रासो में विरुद्ध पैदा करता है। चौथा देखिए, ये हो गया कि रासो में ऐसा लिखा है, पृथ्वीराज रासो में क्या लिखा है कि पृथ्वीराज की बहन जिसका नाम था प्रथा, उसका विवाह चित्तौड़ के राजा समर सिंह से हुआ था। किससे? समर सिंह। समर सिंह वही राणा सांगा। लेकिन जब हम इतिहास सम्मत तथ्य देखते हैं तब यह असंभव सा लगता है। क्यों? क्योंकि राजा समर सिंह या राणा सांगा का समय 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। क्या है? 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। और इस बीच में टाइम कितना रह जाता है? पूरा एक शताब्दी का समय हो जाता है। और जबकि पृथ्वीराज की मृत्यु जो है वो 12वीं शती में ही हो गई थी। 12वीं शती में उनकी मृत्यु हो गई और राणा सांगा का समय 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। तो ये चीज़ भी हमें इतिहास सम्मत नहीं लगती हैं। अब देखिए आगे और क्या कह रहे हैं कि रासो में, पृथ्वीराज रासो में
पृथ्वीराज की माता का नाम ठीक से नहीं दिया गया है। क्या कह रहे हैं? पृथ्वीराज रासो में उनका नाम कमला है। क्या कहा है? कमला नाम था पृथ्वीराज की माता का। पृथ्वीराज विजय में उनका नाम कर्पूर देवी दिया गया है। दोनों में ही अलग अलग हो गया। पृथ्वीराज रासो है, वो कहती हैं पृथ्वीराज की माता का नाम कमला है। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ कहता है कि उनकी माता का नाम कर्पूर देवी था। अब शिलालेखों में न तो चौहान और 3 अन्य राजवंशों की अग्निकुंड से उत्पत्ति बताई गई है। यानी पृथ्वीराज रासो में कहा गया है कि चौहान वंश और 3 अन्य वंश, इनकी उत्पत्ति हैं अग्निकुंड से हुई हैं। और शिलालेख में इस अग्निकुंड से लेकर के किसी भी राजवंश की उत्पत्ति का उल्लेख नहीं है। और न ही किसी शिलालेख में संयोगिता स्वयंवर की बात प्रमाणिक होती है। तब इन सब तथ्यों से हम इस बात तक पहुंच जाते हैं कि पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ था उसको कवि ने अपने राजा को, अपने स्वामी को खुश करने के लिए अपनी इच्छा से उसको जैसा चाहा वैसा वर्णित कर दिया। अब ये तो था हमारा ऐतिहासिक पक्ष, जिसमें रासो ग्रंथ कुछ और कह रहा है, अन्य ऐतिहासिक तथ्य कुछ और कह रहे हैं। अब देखिए, हम यहाँ रचनाकार और रचनाकाल को पढ़ करके यहाँ इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल विवादास्पद है। ओझा जी ने इसका रचनाकाल 16वीं शताब्दी अनुमानित किया है। क्या कहा है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना 16वीं शताब्दी के लगभग हुई है। और आचार्य शुक्ल ने इसे पृथ्वीराज चौहान के समय का काव्य नहीं माना है। क्या कह रहे हैं आचार्य शुक्ल कि कुछ भी हो, ये पृथ्वीराज चौहान के समय में नहीं लिखा गया। तो ये दो चीज़ें रचनाकाल के संबंध में कुछ भेद लेके आती हैं। दोनों ही ये मानते हैं कि पृथ्वीराज के समय में इस काव्य की रचना नहीं हुई। इस बात में भी संदेह है कि चंद नाम का कोई कवि हुआ भी था या नहीं। मुनि जिन विजय ने जयचंद प्रबंध में 4 ऐसे छपयों का अनुसंधान किया। किसमें? जयचंद प्रबंध में उनको 4 इस प्रकार के छप्पे मिले जिनका अनुसंधान खोज की, जो चंद के नाम से हैं। यानी वो छप्पे किसके नाम से? कवि चंद के नाम से हैं। इनमें 3 छप्पे पृथ्वीराज रासो से थोड़े बहुत परिवर्तित रूप में मिल जाते हैं। भाषा थोड़ी सी उनकी बदली हुई है, परिवर्तित हैं। मुनि जी का विचार है कि इससे प्रमाणित होता है कि चंद कवि निश्चित तथा एक ऐतिहासिक पुरुष था।
क्या कह रहे हैं कि चंद कवि जो हैं निश्चितया एक ऐतिहासिक पुरुष अवश्य था और दिल्लीश्वर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज का समकालीन और उसका सम्मानित तथा राज कवि था। ये तो उन्होंने मुनि जी ने सत्य कर लिया। क्या कहा कि एक चंद नाम का कवि निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक पुरुष था, दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज का समकालीन था, उसका अभिन्न मित्र था, सम्मानित था और एक राज कवि के रूप में था। उसी ने पृथ्वीराज के कीर्ति कलाप का वर्णन करने के लिए देसी प्राकृत भाषा में एक काव्य की रचना की थी जो पृथ्वीराज रासो के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये किसने कहा है? मुनि जिनविजय ने कहा है। फिर देखिए, इन 4 छपयों के मिल जाने से यह निश्चित हो गया है कि 14वीं सदी के पूर्व चंद नामक कोई कवि था। क्या निश्चित हो गया कि 14वीं शताब्दी से पूर्व कोई चंद नाम का कवि अवश्य था और उसने पृथ्वीराज चौहान पर काव्य रचा था, जिसे वर्तमान में रासो या पृथ्वीराज रासो के नाम से जानते हैं। वह रचना चंद की रची हुई हैं। अनेक पंक्तियाँ थोड़े बहुत परिवर्तित रूप में हमें मिलती हैं। ये सब किसने कहा है? मुनि जिनविजय ने कहा है। अब देखिए, मूल पाठ क्या था इनका? पृथ्वीराज रासो के 4 पाठ मिलते हैं। कितने पाठ मिलते हैं? 4। उसमें पहला है बृहत, दूसरा है बृहत्तम, तीसरा है लघु और चौथा है लघुतम। रासो का मूल रूप क्या था, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। जब गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर ले गया, गजनी ले गया, तब चंद भी वहीं पहुँचे। चंद्रबरदाई उनके पीछे पीछे जाते हैं। जाते समय उन्होंने रासो की यानी पृथ्वीराज रासो की प्रति अपने पुत्र जलहन को सौंपी और कहा कि इसे पूरा करना। क्या कहा उन्होंने? पुस्तक जलहन हथ दे चली गजन नृपकाज। चंद्रबरदाई ने अपने पुत्र से कहा कि पुस्तक जलहन हथ दे चली गजन नृपकाज। अब ये तो था हमारा रचना काल और रचनाकार के बारे में, जो काल भी हमने निश्चित कर लिया और रचनाकार भी कर लिया। अब देखिए, भाषा से कुछ आपत्तियां आई हैं। ओझा जी ने भाषा के संबंध में जो आपत्ति उठाई है वह यह है कि रासों में प्रायः 10% फारसी अरबी के शब्द आए हैं। कैसे शब्द हैं? फारसी और अरबी भाषा के शब्द हैं। और पृथ्वीराज के समय फारसी के शब्दों का इतना प्रचार नहीं था। कौन कह रहा है? ओझा जी कह रहे हैं कि इस काव्य में 10% फारसी के और अरबी के शब्द हैं। और उस समय
फारसी के शब्दों का इतना प्रचार नहीं था। इस संबंध में मिस्र बंधुओं का कथन है। क्या कहा मिस्र बंधुओं ने कि मुसलमान बहुत काल पहले से भारतवर्ष में आए हुए थे, यानी बहुत समय पहले आ गए थे, और चंद लाहौर में रहते थे। उसी के कारण मुसलमानों की भाषा से भली भांति प्रचलित थे। क्या कहा कि चंद जो हैं लाहौर में रहते थे, इसलिए मुसलमानों की भाषा से अच्छी तरह से वह परिचित थे। वास्तव में रासों में कई स्तर की भाषा है। हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं तो रासों में कई प्रकार की, कई स्तर की भाषा मिलेंगी। तो उसमें कुछ प्राचीन हैं, कुछ नवीन हैं, और कहीं कहीं प्राचीन का सा आभास हैं। यह इस बात की ओर इशारा करते हैं कि समय समय पर इसमें प्रक्षेप्त जुड़ते रहे हैं। किस बात की ओर अपन गए कि कुछ भाषा प्राचीन है, कुछ नवी हैं, कहीं कहीं प्राचीन का आभास होता है। तब ये सब हमें किस ओर इशारा करती हैं कि इस काव्य के अंदर समय समय पर कुछ प्रक्षेप, कुछ भाग जो हैं वह जोड़े गए हैं या जुड़ते आए हैं। अब हम इतना पढ़ने के बाद में एक नई खोज, नए अनुसंधान की ओर जाएंगे, और वह अनुसंधान रासों के बारे में क्या कहता है। अब नई खोज पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता के पक्ष में झुकती जा रही हैं। अभी तक तो क्या था, अप्रामाणिकता की ओर ही झुकती जा रही थी। जो नया अनुसंधान है वह किस ओर इशारा कर रही है, प्रामाणिकता की ओर। पंडित दशरथ शर्मा का कथन है कि बीकानेर पुस्तकालय में जो रासों की प्रति हैं उसमें वह स्थल नहीं हैं जिन पर ओझा जी को आपत्ति है। यानी बीकानेर पुस्तकालय में जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ हैं, वह ग्रंथ या उस ग्रंथ में जो वर्णन किया गया है, जिन स्थानों का वर्णन किया गया है, जिन पर ओझा जी को कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुनि जिन विजय को अपभ्रंश के प्रबंधों में 4 छंद ऐसे मिले हैं जिनका रूपांतरण रासों में मिलता है। उनसे यह सिद्ध होता है कि रासों का मूल रूप चाहे जितना छोटा हो, किंतु वह 13वीं शताब्दी में रहा अवश्य होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पृथ्वीराज रासो काव्य की ऐतिहासिक प्रामाणिकता को सिद्ध करने की कोशिश की। यह मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा? आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।